हेलो फ्रेंड्स। तो सोमवार की शाम और मार्केट बहुत ही खराब रहा। 250 पॉइंट ऑलमोस्ट गिर गया और वापस हम लोग 22,550 के आसपास खड़े हैं। जो हमें लग रहा था, मैंने कल के वीडियो में भी बताया कि हमारे क्योंकि गिफ्ट निफ्टी इतना डाउन था तो लग ही रहा था नीचे आएगी, क्योंकि डाउ जोन्स और वहाँ बहुत गिर गए थे और यूएस में प्रॉब्लम था। तो ओवरऑल ना काफी सारी मुश्किलें आ रही है। तो आज हम लोग बात करने जाए कि 5 रीजन कौन से जिसके वजह से मार्केट गिर रहा है, और क्या लग रहा है यहाँ से आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बाइंग की और या तो सेलिंग की, वॉट एवर इट इज। लेकिन किस तरह से हमें ये मार्केट को ट्रेंड करना है, क्योंकि ये मार्केट बहुत ही डिफिकल्ट है ट्रेड करने के लिए। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म रहना है, शॉर्ट टर्म नहीं जाना है। लेकिन चलिए डिस्कस करते हैं 5 मेन रीजन क्या कर सकते हैं इस मार्केट में, और क्या मेन रीजन है जो आपको फोकस करने हैं। उससे पहले जाने से पहले गाइस, जैसे मैंने आगे भी बोला था आपके लिए, अच्छा बाय द वे, आपके कोई भी क्वेश्चन है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। मैं ये आज काफी सारे आंसर देने वाला हूँ, काफी सारे क्वेश्चन मुझे ऑलरेडी आए हैं। और मैंने एक स्पेशल गिफ्ट यहाँ रखी है कमेंट बॉक्स में, ऑलमोस्ट 20,000 ज्यादा की वैल्यू है। बहुत कुछ हमने इन्फॉर्मेशन दी है फ्री, तो वो जरूर ले लीजिएगा लिमिटेड टाइम के लिए। चलिए बात करते हैं 5 मेन रीजन जिसके वजह से मार्केट गिरा है। तो अगर हम लोग देखें कि क्या रीजंस है, तो पहला रीजन ही हम लोग बात करें तो यूएस में जो डेटा आया, कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा आया, अराउंड 67 के आसपास है, जो बहुत ही खराब डेटा आया। क्योंकि क्या हुआ है कि जिस तरह से ट्रम्प बार बार टैरिफ लगाने की बात करे अक्रॉस द कंट्रीज, सेंटिमेंट डाउन हो रहा है और सबको टेंशन है कि भाई ये सब जो टैरिफ लगेंगे तो उसके वजह से उनको प्रॉब्लम होगी। और कल जो फ्राइडे को मार्केट गिरा था ना, वो बहुत जबरदस्त गिरा था। क्योंकि देखो ऑलरेडी वहां का मार्केट तो आउट परफॉर्म कर चुका है, बहुत ही बड़ा बढ़ चुका है। तो वो रीजन चाहते हैं कि भाई गिरना, और ऊपर से भी अगर जिस तरह से ट्रम्प की टैरिफ के ये जो वॉर चल रही है अगर सही में लागू हो गई, तो सही में जो कंज्यूमर को लिए जो प्रोडक्ट्स होती है ना वो महंगे भाव में मिलेगी। क्योंकि देखो अगर आपने समझ लो कोई मैक्सिको पे टैक्स लगा दिया 25% है, चाइना पे तो ऑलरेडी 10% है। अभी सब बातें चले पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो वहां से जो मैक्सिको से जो सस्ते प्रोडक्ट आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे या तो महंगे आएंगे। और उनको लोकल प्रोडक्ट्स लेने करेंगे, अगर लोकल प्रोडक्ट्स लेंगे तो फिर वो महंगे मिलेंगे आपको, क्योंकि वो जैसे हम लोग के वहाँ चाइना का माल जो होता है वो सस्ते में मिलता है। तो जैसे आप महंगे प्रोडक्ट लेंगे आपका इन्फ्लेशन ऊपर जाता है। और वही चीज़ यहाँ प्रॉब्लम होती है। कंज्यूमर सेंटीमेंट वो बताता है कि भाई कंज्यूमर बाय करना चाहता है कि नहीं चाहता, और वो अभी लोअर चला गया है। और ये एक मेजर प्रॉब्लम आता है कि जब डेवलप इकोनॉमी ये कंज्यूमर सेंटीमेंट नीचे जाता है ना, तो ओवरऑल सभी तरह से ना डिमांड में प्रॉब्लम आती है। और यूएस मार्केट जो पूरा ऑफ कोर्स आईटी रिलेटेड मार्केट है जिससे बड़ा था, लेकिन ऑफ कोर्स काफी सारे जो कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनीज यहाँ होती है वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, और उसके वजह से मार्केट बहुत गिरा था। और ये चीज कंज्यूमर सेंटिमेंट है, प्लस जैसे मैंने बोला ये दूसरा पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन। यूएस इन्फ्लेशन बात चल रही है कि अभी बढ़ने वाला है। ओके यूएस, और आप देखो कि क्यों फेड अभी बोल रहे हैं कि भाई साल में शायद हम लोग एक ही इंटरेस्ट रेट कट करें, उससे ज्यादा ना कट करें, क्योंकि उनको भी डर है कि ट्रम्प की पॉलिसी यहाँ से कहाँ जाने वाली है। वो टोटली क्लूलेस है। सुबह उठेंगे ट्रम्प और कुछ ना कुछ अनाउंस कर लेंगे, ट्विटर में डाल, जैसे आज सुबह ही बात की कि वो चाइना और इंडिया पे टैरिफ लगाने वाले हैं। अब ऐसा बोलेंगे तो मार्केट गिरेंगे ही ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया तो ऐसे भी खराब पोजीशन में है अभी करंटली टैरिफ के मामले में, क्योंकि हमने ज्यादा टैरिफ लगाया यूएस के। लेकिन जिस तरह से टैरिफ की बात आती है और अगर ट्रेड को इम्पैक्ट आता है तो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स आएगा वो महंगा आएगा। और ऑलरेडी डोमेस्टिक कोई प्रोडक्ट वो बनाते हैं तो वो महंगा ही बनाता है। तो उसके वजह से ना इन्फ्लेशन बढ़ने की यहाँ आसार लगते हैं। और बेसिकली बातें चल रही है कि यूएस में स्टैगफ्लेशन होगा। तो स्टैगफ्लेशन यानी क्या होता है कि आपका यूएस इन्फ्लेशन ऑन अ हायर साइड चला जाता है ओवरऑल। क्योंकि यूएस इन्फ्लेशन क्यों हायर साइड जाता है, क्योंकि जैसे मैंने प्रोडक्ट्स की बाइज होती है लेकिन ग्रोथ नहीं आता है। तो इन्फ्लेशन आता है लेकिन ग्रोथ नहीं आता, वो स्टैगफ्लेशन है। और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में भी बीच में बात चल रही थी कि स्टैगफ्लेशन आ रहा है। जिस तरह से अपना इन्फ्लेशन ज्यादा है लेकिन ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है। सो स्टैगफ्लेशन नॉर्मली किसी भी इकोनॉमी को नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि ग्रोथ में सही में बड़ा प्रॉब्लम होगा और वो उस विशेष सर्कल से बाहर निकलने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है।
तो वो डर के वजह से भी वन ऑफ द रीजन हो कि यूएस मार्केट में जीती हुई आज हमें देखना पड़ेगा कि इस तरह से यूएस मार्केट चलेगा। लेकिन हाँ, ये सब आसार जो भी आए हैं वो इतने अच्छे नहीं है। ऊपर से क्या होता है कि ये जो पॉलिसीज होते हैं उसके वजह से ट्रेड और एक बार चालू हो गया ना, तो इट इज डिफिकल्ट, उसको थमना बहुत डिफिकल्ट हो पूरा नाटो तो बाजू में ही रह गया है, और सॉरी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को तो बाजू में ही रख दिया है ट्रम्प ने। वो बोले कि मैं डील करूंगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये सब केयर करता है कि भाई टैरिफ ना लगे ज्यादा, ये वो। तो उस एंगल में तो ट्रम्प कहते हैं ना, फ्रंट फुट पे खेल रहा है, लेकिन फ्रंट फुट पे कितना खेल पाएगा पता नहीं है, और खेलेगा और उस करने में वो आउट हो गया तो वो तो आउट हो जाएगा, लेकिन सभी की इकोनॉमी भी डाउन चली जाएगी, वही दिक्कत रहती है। तो यही होता है कि यार देखो आप, ये जो पॉलिसीज है बहुत ध्यान से बनानी पड़ती है। और ट्रम्प उसमें ऑफ कोर्स नेगोशिएशन, अभी बातें चल रही है कि भाई ये शायद 31 मार्च है तब तक डेट दी है, और 2 अप्रैल को डिक्लेयर करने वाले, लेकिन तब तक नेगोशिएशन होगा। लेकिन क्या आएगा नेगोशिएशन में पता नहीं है। इस बारे में इंडिया को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया में जो टैरिफ है अपने, जैसे हर वक्त मैं आपको बोलता हूँ कि भाई कि हमारा टैरिफ ज़्यादा है, करेक्ट, हम लोग ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं इन लोगों पे। तो ओवरऑल अगर हम लोग इस टैरिफ की बात करें तो यहाँ तो टैरिफ कम करने वाले हैं, जैसे टेस्ला में कम करने वाले हैं और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में कम करने वाले हैं, तो इंडिया में भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन किस लेवल पे आएगी वो तो बात की बात है। लेकिन जिस तरह से माहौल चल रहा है तो वहां अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, दैट इज नॉट एट ऑल अ गुड न्यूज। देखो, सबसे बड़ी बात कि फेड ने बोला है कि भाई हम लोग एक मैक्सिमम एक इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं, ऐसा बोला नहीं, लेकिन लग रहा है कि मैक्सिमम एक करेंगे। पहले हमारी बात चल रही थी कि वहां 3 बार इंटरेस्ट रेट कट होगा। अगर वो नहीं होता है, एक होता है, तो वो ऑफकोर्स लिक्विडिटी कम इन्फ्यूज करती है मार्केट में, और उसके वजह से मार्केट को इम्पैक्ट है। और देखो, अगर यूएस गिरेगा, डाउजेंस गिरेगा, तो हम भी गिरेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा मत सोचो कि यूएस गिरेगा और हम चलेंगे, वो पहले था। 1 साल पहले वो सीन था कि यूएस गिर रहा तो हम लोग भागे, लेकिन अभी वो सीन नहीं है। सो प्लीज प्लीज टेक करके ये यूएस का जो डेटा है, जो स्टैग्फ्लेशन की बात करें या हाई इन्फ्लेशन की बात करें, उसमें बड़ा मेजर प्रॉब्लम हमारे लिए रहेगा। और आगे जाके हमें इसको देखना भी पड़ेगा किस तरह से डील करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, नो, ऑल दीज थिंग्स आर इंटरलिंक, करेक्ट। दूसरा, हमें ये देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन डेटा जो अभी आने वाला है वो क्या आएगा। तो ऑफ कोर्स होपफुली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए तो बात अलग है, तो थोड़ा एक रिलीफ मिलेगा। अगर नहीं आया यूएस की इन्फ्लेशन तो अपने लिए प्रॉब्लम है। और अपनी भी आरबीआई पॉलिसी की बात चल रही है कि अप्रैल में 0.25 बेसिस पॉइंट का कट होगा, लेकिन वो होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड्स ऑन द कोर इन्फ्लेशन। होपफुली 1-2 महीने से इन्फ्लेशन डाउन जा रहा है, सो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट, लेकिन कहाँ तक जाएगा वो हमें पता नहीं है। ओके, तो अगर यहाँ भी अगर टैरिफ का वॉर चला और वहाँ इन्फ्लेशन में ऊपर प्रॉब्लम हुआ तो फिर हमारे लिए भी प्रॉब्लम, क्योंकि आरबीआई रेट कट नहीं करेगा। तो वहां से भी एक समस्या बड़ी खड़ी रह रही है कि भाई वो कहते हैं ना कि पता नहीं चले कि किस तरफ जा रहे हैं, करेक्ट। तो ये एक सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो थर्ड पॉइंट है चाइना फैक्टर, बहुत ही बड़ा फैक्टर, इसको लाइटली नहीं लेना है। जब 5 महीने पहले या 4 महीने पहले वो जो बात चल रही थी ना कि स्टिमुलस पैकेज चाइना ने अनाउंस किया था, वो लोग सोचे, वो कह रहे कि सूत्री बॉम्ब निकला, कुछ फटा नहीं। चाइना में पैसा गया लेकिन वापस वो तो यूएस में चला गया, ये सब बातें चल रही थी, करेक्ट। लेकिन अभी देखो तो अभी का सिनारियो अलग है, अभी सीरियसली सिनारियो अलग है, और ऑलमोस्ट $96 बिलियन ऑलरेडी वहां चले गए। इंडिया में से तो रेंटलेसली बाहर ही निकल रहा है पैसा, ठीक है। और वो चाइना में जबरदस्त जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां सडनली अगर आप 1 महीने में भी देखो, जो मैंने आगे के वीडियोस में भी काफी बार बोला है कि बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे हैं। टोटल अगर आप 36 पेटेंट देखोगे वर्ल्ड के, उसमें से अभी 27 पेटेंट में चाइना आगे बढ़ रहा है। फार्मा सेक्टर में भी काफी डिस्कवरी हो रही है, डीप सीक एआई तो है ही, और काफी सारे, जैसे वन ऑफ द फास्टेस्ट वापिस बुलेट ट्रेन की बात हुई है। और बहुत सारी चीजें पे उन लोगों ने बात की है कि वो लोग डेवलप कर रहे हैं, और वो एक बड़ी समस्या है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि वहां मार्केट में पैसा जा रहा है, जबरदस्त जा रहा है। तो एमएससीआई में वापस चाइना का वेटेज काफी बढ़ गया और इंडिया का वेटेज काफी नीचे आ गया। पहले बीच में इंडिया नंबर 1 हो गया था।
तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि एफआई यहाँ से मनी लेके चाइना में जाए, और चाइना की पॉलिसी एक, अभी तो वहाँ का प्रेसिडेंट जो जिनपिंग है वो जैक मा से मिल रहे हैं, और नो बातें चल रही है कि कोलैबोरेशन और एआई की आगे बढ़ाने के लिए बीवाईडी कार में डीप बीवाईडी कार का डीप सीक के साथ कोलैबोरेशन हो चुका है। फिर नो बहुत सारी चीजें हो रही है चाइना में, और ग्रोथ वहाँ जबरदस्त सडनली कहते हैं ना कि उठा है चाइना। ओके, और ये डीप सीक ने वो चीज को ऊपर लाया है। तो ये अगर चालू रहा जिस तरह से, सीरियसली ये बड़ा थ्रेट है अपने लिए भी, क्योंकि पैसा वहां जाएगा। आप बोलोगे तो क्या इंडिया में आएगा ही नहीं? नहीं, आ सकता है, लेकिन आपकी बगल की कंट्री एक तो बहुत सस्ती है, सबसे पहली बात तो वो बहुत ही सस्ती है। हम लोग 21 के पी पे चले 2020, तो वो 12 से 13 के पी पे चल रहे हैं। अब समझो कितना सस्ता है अभी। वहाँ के जो आईटी के जो शेयर्स है ना, जो ये डीप सीक और जैसे अलीबाबा और वो सब के हो, तो उनकी वैल्यूएशन अभी यूएस के जो टेक जायंट है ना, गूगल ले लो या टेस्ला ले लो या एनवीडिया ले लो, ये सभी उसका आधा है, आधा है। इसलिए वहाँ वैल्यूएशन बहुत ही कंपेलिंग है, क्योंकि चाइना चला ही नहीं था। तो सडनली अभी वो कहते हैं ना कि जान आ गई वो बॉडी में, उस तरह से अभी पैसा खींच रहे हैं, और अभी भी खींच सकते हैं जिस तरह से अभी भी वैल्यूएशन वहाँ का बहुत ही कम है। अपना प्रॉब्लम क्या हो गया कि अपना वैल्यूएशन ही काफी हाई हो गया है। हाँ, अभी भी हम लोग अगर देखो तो कितना गिरे हैं, जो 13-14 14-15% गिरे ना, ज्यादा तो नहीं गिरे अभी भी। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि वैल्यूएशन अभी भी हाई है, और जबकि सामने है ना अपना ग्रोथ अटक गया है, और वहाँ का वैल्यूएशन लो है, और वहाँ ग्रोथ सडनली चालू हुआ है। इसलिए पूरा फ्लो वहाँ जाए। इवन अगर आप देखो ईयर टू डेट में सभी कंट्रीज पॉजिटिव है। हैंगसेंग तो आई थिंक 20% से बड़ा है। अगर एक साल का ले लो तो 40 से 50% से बड़ा है वो। ओके, अगर आप बाकी के कंट्रीज के, इवन ब्राजील देख लो, ताइवान देख लो, सभी कंट्रीज देख लो, सब लोग 5 से 10 से 15% बढ़े हैं मिनिमम। और हम लोग -6 to 7% ईयर टू डेट माइनस है। दैट शोज कि हम लोग कितना अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, और उसके रीजन यही है कि हमारा वैल्यूएशन ज्यादा है। तो वही होता है ना कि आप ऐसे भी महंगा दे रहे हो उनको। एफआई को कोई पड़ी नहीं है अपनी, देखो एफआई अब वही 4 पॉइंट है कि एफआई सेलिंग ज्यादा है। तो एफआई को कोई पड़ी नहीं, हम लोग एक प्रोडक्ट है यार, हम लोग महंगे भी है और परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, तो वो क्यों हमें लेगा? वो बाकी सब कंट्रीज में ही जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा? और पिछले अगर 5 साल का भी डेटा देख लो ना, तो एफआई ने ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ से ज्यादा सेलिंग की है, उसके सामने डीआई ने 12 लाख करोड़ की बाइंग की है। तो डीआई हमें बचा रहा है, जैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन रिटेल इन्वेस्ट आप लोग बचा रहे हैं, लेकिन एफआई तो सेल ही करे। और एफआई का अगर आप, और देखो उनको बोल भी नहीं सकते, अगर आप 20 साल का आप देखोगे ना एसएनपी का जो रिटर्न था, और इंडिया का जो रिटर्न था 20 साल में, उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा डॉलर को जिस तरह से बढ़ा है करे, क्योंकि वो तो डॉलर ले जाएंगे। तो एब्सोल्यूट में आपको लगेगा कि सेंसेक्स ने ज्यादा परफॉर्म किया है या निफ्टी ने ज्यादा परफॉर्म किया है, लेकिन उसको डिस्काउंट करेंगे कि डॉलर के सामने डॉलर जिस तरह से बढ़ा है। ओके, यानी रुपी जिस तरह से, यानी से 50% ज्यादा हम लोग वीक हो गए। तो उससे अगर डिस्काउंट करेंगे तो एसएनपी और अपना रिटर्न सेम है। तो वो बोलेगा भाई आपका रिटर्न ऐसा कुछ दिया ही नहीं है आपने इतने साल, तो मैं आपके कंट्री में रहूंगा क्यों? मैं एसएनपी में ना डाल दूं। और वो उसके वजह से ही आप देख रहे हो कि एफआई इज नो मूड टू कमिंग बैक, एंड एफआई का सेलिंग जा रहा है। अभी क्या स्टेटस हो गया है कि डीआई का शेयर बढ़ गया है इंडियन कंपनीज में, और एफआई का कम चला गया। एफआई का आई थिंक 16% है, और डीआई का 17% प्लस है। और ये चालू रहेगा जब तक ये चीजें होती रहेगी। तो बिकॉज रूपी वीक होते जा रहा है, वीक होते जा रहा है, एफआई के लिए कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ स्टे इन्वेस्टेड करने का। और ऊपर से उसको ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिली है। तो आपको लगेगा क्या यहाँ से और मार्केट गिरेगा? तो मैं उसके बारे में भी आगे बात करूंगा, लेकिन हाँ, कुछ ये चीज आपको समझनी बहुत ही जरूरी है कि we are relative to the other countries performance. Okay, we cannot see कि हमारे वहाँ फ्लो आता रहेगा। हम लोग फ्लो आता रहेगा तभी जब हम ग्रो करते रहेंगे, जब क्वार्टरली रिजल्ट समझ लो आपका गाड़ी का इंजन है। अगर गाड़ी का इंजन ही बंद हो गया तो आपको धक्का मारना पड़ेगा, तो गाड़ी भागेगी नहीं।
तो यही चीज हो रही है अभी। अभी गाड़ी की इंजन थम गई है। अब कौन से फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी मे बी कह सकते हैं कि जुलाई अगस्त से आपको रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे। कब लगेंगे वो अभी देखना पड़ेगा। 3-6 महीने तो अभी, 3-4 महीने तो थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा क्वार्टरली जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इंजन थम गई है, इंजन चल नहीं रही है, और उसके वजह से एफआई हमारे साथ इंटरेस्टेड नहीं है। आपकी इंजन बंद हो जाती है तो पैसेंजर आपके गाड़ी में से निकल के दूसरी गाड़ी में जाके चला जाता है, वही एफआई कर रहा है, उसमें वो गलत नहीं है। वो आता ही है कमाने के लिए, उसको उसको किसी को उसको पड़ी नहीं कि क्या चाइना है, क्या इंडिया है, क्या ताइवान है, क्या जापान है। जापान का भी अच्छा रिजल्ट है, अपने से रिटर्न दिया है। और उनको वो भी पड़ी नहीं होती किस लेवल से, उनको तो आंख बंद करके वो सेलिंग करते हैं। और वो दूसरे कंट्री जो चलने लगती है वो महंगा मिलता है तो महंगे में एंटर करते हैं। उनको पड़ी नहीं। क्योंकि मैं भी ये वीकेंड में ना मेरे दोस्तों से बात करता जो दुबई में बैठे हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में एसोसिएटेड, वो सब बोल रहे हैं गाइस। दो दो लोगों से बात की, वो लिटरली बोल रहे हैं कि नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन वो लिटरली बोल रहे हैं कि कोई भी इंडिया की तरफ देख नहीं रहा है एफआईआई इंडिया के। और वो लोग भी जो एलोकेशन कर रहे हैं, अपना जो कॉर्पस होता है वो मोस्टली वो चाइना में जा रहा है। और यूएस में थोड़ा कम इसलिए जा रहा है क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि यूएस ऑलरेडी बहुत ही बढ़ चुका है, और जो कंज्यूमर डेटा है वो इतने अच्छे नहीं आए हैं। लेकिन उन चाइना में ज़्यादा जा रहा है और कुछ एशियन कंट्रीज में जा रहा है, लेकिन इंडिया में नहीं आ रहा है। इंडिया में अभी भी उनको वीक लग रहा है। तो ये सब सिचुएशन आप मैं यानी ये मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो डायरेक्टली एफआईआई ही बोल सकते हैं आप ऐसे एक आध। तो आप ये समझो कि दे आर हियर टू अर्न मनी, अगर नहीं है तो नहीं आएंगे। तो एक एफआईआई की सेलिंग अपने लिए बड़ी प्रॉब्लम है, और वो चलती रहेगी, वो थमेगी नहीं। लेकिन हमको थमाना है तो बस अपने को रिजल्ट एक अच्छा देना पड़ेगा, तभी कुछ यहाँ कुछ हो सकता है। ठीक है। और फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट की बात अगर हम लोग करें तो वो है अपना क्वार्टरली रिजल्ट। जो रिजल्ट गया ठीक था, इतना खास नहीं था। लेकिन जब आपके कॉम्पिटिटर इतना अच्छा करते हैं तो इतने रिजल्ट से कुछ होता नहीं है। आपने सिर्फ संभाला है। ठीक है। शायद ये बोल सकते कि ये क्वार्टर के बाद नेक्स्ट क्वार्टर से अच्छा रिजल्ट आना चलेगा, लेकिन क्या कहते हैं कि आपका जब कॉम्पिटिटर अच्छा प्ले करता है तो फिर कौन आपको जाए। अभी देखो कल क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान की मैच थी, इंडिया ने आउट परफॉर्म कर दिया, बहुत ही जबरदस्त किया है। पाकिस्तान की हालत देखो अभी क्या है, कि कुछ भी वो परफॉर्म करे जब तक जीतोगे नहीं तब तक गाली ही सुननी है। तो वैसे ही बात है इंडिया में भी, इंडियन स्टॉक मार्केट की भी ऐसी है, जब तक हम लोग अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट नहीं देंगे तब तक कोई हमें देखने नहीं वाला है। वो ये क्वार्टर होगा या नेक्स्ट क्वार्टर होगा वो देखना है। तो ये और दिक्कत यही है कि अभी भी इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आ रहा है। आरबीआई रेट कट करने वाली है, होपफुली अप्रैल से शायद 0.25 बेस पॉइंट कट हो और आगे जाके और कट हो। लेकिन किसी भी एंगल से एक तरह से तो दिख रहा है कि इट विल टेक सम टाइम। ओके। तो यहाँ से क्या करना चाहिए, यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये टाइम लगेगा, ऐसे मार्केट नहीं भागे। और आज जिस तरह से हम लोग गिरे 22,500 के आसपास, 550 के आसपास, क्या दो 22,000 जाएंगे? जा भी सकते हैं यार, किसने बोला नहीं जा सकते। अगर यहाँ से अगर अगर भाई 3% भी अगर डाउ जोन्स ना से गिर गया तो हम 5 से 10% गिर जाएंगे। सिंपल सी बात बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ क्या होगा कि पैनिक सेलिंग हो रहा है अभी। और ये जो 22,800 की जो माला जप रहे थे ना पिछले 3 वीक से, क्योंकि वो टूट ही नहीं था, वो अभी टूट गया, आज कॉम्प्रिहेंसिव टूट गया है। और उसके वजह से बहुत ही प्रॉब्लम है, और यहाँ से भी मार्केट जा सकता है नीचे। अभी कल देखेंगे, अभी आज रात को डाउ जोन्स और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डाउ जोन्स के फ्यूचर देखे थे तो वो इतने डाउन नहीं थे, वो अप ही थे। लेकिन जो भी हो, एक रैली आती है तो वो वापस सेलिंग में कन्वर्ट हो जाती है, हर एक ऊपर के लेवल पे सेलिंग आता है। और गाइस इसलिए भी आप काफी से हमारे मेंबर्स है जो देख रहे हैं, हमने इसलिए रिकमेंडेशन में बहुत ही ध्यान से हम लोग दे रहे हैं, बहुत ही वैल्यू स्टॉक ज्यादा दे रहे हैं, ना कि मोमेंटम स्टॉक, क्योंकि कब नीचे जाए। और थोड़ी स्पीड हमने कम कर दी है क्योंकि हर एक लेवल पे सेलिंग ही आ रही है, क्या करेंगे क्या करेंगे। और इसी इसी का ही तो प्रॉब्लम है, आप कुछ भी याद दोगे कल उठ के 5% नीचे मिल जाता है। तो वही होता है कि अभी दे क्यों, तो वही हम लोग भी वेट कर रहे हैं रिकमेंडेशन देने के लिए, क्योंकि थिंग्स आर नॉट कंड्यूसिव। और सबसे मुझे तो यहाँ यहाँ तक ये प्रॉब्लम लग रहा है कि हमें 31 मार्च तक राह देखनी चाहिए
क्या आएगा, टैरिफ का क्या डिसीजन आएगा 2 अप्रैल तक, क्या कुछ बड़ा सही में आ रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स में आएंगे। इंडिया को थोड़ा कम इफेक्ट ये हो सकता है कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने काफी सारे लाइन में उन्होंने टैरिफ कम करना सॉरी, टैरिफ कम करना चालू कर दिया है। तो वो एक बेनिफिट मिल सकता है हमें कि हाँ भाई अगर टैरिफ कम वहाँ यूएस के सामने कम कर दिया है तो यूएस ज्यादा थोड़ी कहते हैं ना कि लीनियन मैनर में देखेंगे और कि चलो ये कम करे, क्योंकि पूरा गैप जो है वो तो भर नहीं पाएंगे हम लोग। 9.5% से लगा और वो 3%, तो इतना नहीं, कहीं मिडल वे पे जाके रुकेंगे हम लोग। तो वो देखना रहेगा किस तरह से होगा। और अगर वहाँ के प्रोडक्ट्स यहाँ आएंगे, सस्ते में आएंगे, तो यहाँ की कंपटीशन को क्या होगा, लोकल प्रोड्यूसर को क्या होगा। हाँ वो लोग कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और वो सब पे तो टैक्स नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर देखो एग्रीकल्चर, अगर आप मीट देख लो, मिल्क प्रोडक्ट्स है ना, उसमें 30-40% टैरिफ लगता है। अगर उसको आप नील कर देते हो या 5-10%, तो यहाँ के प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता एग्रीकल्चर वहाँ, लेकिन हाँ ऑटोमोबाइल्स और वो सब जैसे टेस्ला की बातें चल रही कि 15% रिड्यूस कर देंगे, तो वहां सब आप कह सकते हो कि हाँ वहाँ अच्छा खासा आपको रिडक्शन मिलेगा, मोटर बाइक्स में रिडक्शन मिलेगा और काफी सारे प्रोडक्ट्स पे। लेकिन कितना इम्पैक्ट है, क्या होगा, वो बाद में पता चलेगा। होपफुली उतना नहीं होगा जिस तरह से रिलेशन है। और ऊपर से क्या है कि अगर आप वैल्यू वाइज देखोगे ना, तो अपना जो ट्रेड डेफिसिट यूएस के सामने है वो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू चाइना एंड यूएस। चाइना जबरदस्त एक्सपोर्ट कर रहा है वहाँ। तो वही चीज देखनी पड़ेगी कि इस तरह से अगर क्योंकि हम लोग कम है, तो शायद हमें इतना टैक्स ना लगे जितना हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन क्या है कि मार्केट एक पैनिक मोड में होते हैं। मार्केट को ये नहीं देखना है कि भाई तुम किस लेवल पे हो, मार्केट को बस इतना है कि भाई तुम्हारे पे लगने वाला है, तो वी हैव टू बी केयरफुल। और वही अभी हो रहा है। एफआईआई देख लो या कोई भी देख लो, अभी तो क्या हो रहा है कि डोमेस्टिक अगर आप टीवी देखोगे चालू करोगे, सब लोग सडनली बोलेगा नहीं नहीं हमारे वैल्यूएशन हाई है, ये है वो है। पहले भी था पहले भी था, कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, सडनली तो नहीं हुआ है। लेकिन हाँ अब जब गिरने लगता है तो सब टीवी चैनल्स में आके बोलने लगे ओ वी आर हाईली वैल्यूड कंपेयर टू द अदर कंट्रीज एंड ऑल दैट। तो भाई अभी आज थोड़ी पता चले। लेकिन क्या होता है कि जब मार्केट भागता है ना, तो किसी को पड़ी नहीं होती है, सब लोग रखते हैं। मतलब मार्केट गिरना चालू होता है सब, तब सभी एक्सपर्ट आके बोलते हैं कि हाँ भाई देखो मैं पहले ही बोल रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब वो बोलते हैं ऐसा है ना, तो मार्केट ने उनको 50 बार रॉन्ग किया है, अब गिरना चालू करे तब आप बोल रहे हो कि मैंने ये बोला था। तो एनीवे चलो वो लेवल पे नहीं जाना है। लेकिन हाँ ये सब चीजें जब ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी ने सोचा नहीं था कि 25,000 सॉरी 22,500 के 50 के आसपास हम लोग आ जाएंगे। किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि इतने भी गिरेंगे। तो यही है, मार्केट विल ऑलवेज शॉक यू मार्केट। और ये जो रिजल्ट सीजन गया है, होप तो नहीं है, अब देखिए आगे आगे जाके क्या हो पाती है। इसलिए मैं मेरे अभी सभी मेंबर्स जो यहाँ देख रहे गाइस, आराम से आप एवरेज, हमने ऑलरेडी रिकमेंडेशन दी, आप उसको बाई कर सकते हो, इवन म्यूचुअल फंड के भी दिए, प्लीज बाई इट आउट, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन आराम से करो, कोई जल्दी करनी नहीं है, क्योंकि ये मार्केट आपको टाइम देगा। ऐसा नहीं कि रातों रात कुछ चेंज होने वाला है। थिंग्स विल टेक टाइम स्लोली। हाँ एक आध रैली आएगी, वापस थम जाएगी, सो वी हैव टू सी। लेकिन डाउन साइड रिस्क कहाँ तक है, दैट इज द मेन क्वेश्चन नो वन हैज टू आस्क विथ हिमसेल्फ। तो वही है। चले तो यहाँ तक रखते हैं आज का सेशन। होप ये आपको अच्छा लगा, तो डू लाइक इट एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अभी मैं आपके क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ। तो आपकी क्वेश्चन जैसे मैंने बोला, प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। बहुत सारे आए, मैं ट्राई करता हूँ जितना ले सकूँ। और दूसरी बात, वो जो फ्री गिफ्ट हमने रखी है कमेंट बॉक्स में क्लिक करके ले लीजिएगा। वहाँ क्या होगा, आप हमारे ऐप डाउनलोड करके भी आपको ये बहुत सारे स्क्रीनर है, ई बुक्स है, फिर कैसे तिजोरी फाइनेंस को यूज करना है, हमारा स्पेशल एक्सेस के ना, वो सब वहाँ दिया गया है। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। मनोहर शर्मा 225 सर, स्मॉल कैप मिड कैप के बारे में बताएं, स्टॉक के बारे में बताएं, यानी कब बाय करना चाहिए। मनोहर शर्मा, यहाँ तो मैं एक ही चीज बोलूंगा जैसे मैंने अभी बोली, आई थिंक यू शुड वेट एंड वॉच। स्मॉल कैप मिड कैप में ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ सही हो गया है, काफी हद तक अभी भी प्रॉब्लम दिख रही है। सो यू हैव टू वेट फॉर द थिंग्स टू बी गेटिंग बेटर फ्रॉम हियर। एक लेवल आने दो, एक थोड़ा
नीचे। लेकिन हाँ, आप बोलोगे कभी भी भाग गया, तो इसलिए थोड़े थोड़े लेवल पे आप बाय कर सकते हो, लेकिन नॉट एट अ फुल फ्लैश लेवल। थोड़ा पेन अभी भी रहेगा, और इसको टाइम लगेगा ठीक होने में। ओके, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक साथ होने वाला है। तो आई थिंक यू शुड वेट फॉर सम टाइम, एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए। बालाजी प्रभु सर, व्हाट इज योर ओपिनियन पीआई इंडस्ट्री एंड गुजरात गैस, जीएसपीएल बेसिकली। तो पीआई इंडस्ट्री वो भी है, इसका भी प्रॉब्लम वही है कि बहुत गिर गया है ये स्टॉक। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, तो सभी सभी केमिकल कंपनीज एंड ऑल दैट नो, उनकी उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि, 1 मिनट, अब पीआई इंडस्ट्रीज सबका मैं एक बार देख लेता हूँ कि एग्रो केमिकल कंपनीज उन सब में वही प्रॉब्लम है कि काफी हद तक उसमें रैली आई नहीं जो लोग सोचे। तो और ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट आप देखो ना, तो 35% गिर चुका है। अगर आप रिटर्न देखोगे तो कुछ इतना खास रिटर्न दिया नहीं है पिछले 3 से 5 साल में भी। मेरे हिसाब से ना, तो आप इसको अवॉइड कीजिए। अगर केमिकल में जाना है तो केमिकल में जाओ, एग्रो केमिकल में छोड़ दो अभी। थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, एंड अगेन वो रेन पे बहुत कुछ डिपेंड होता है। तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक आई विल अवॉइड दिस स्टॉक। सो दैट इज व्हाट माय ओपिनियन, बट बाय द वे, आप खुद अपना रिसर्च कीजिएगा। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, लेकिन क्या होता है कि आई एम नॉट गिविंग अ रिकमेंडेशन। तो डू योर ओन रिसर्च, देन यू कैन थिंक अबाउट इट। अगर गुजरात गैस की हम लोग बात करें, सो गुजरात गैस ना, वही ये गैस कंपनी है, और इसकी भी देखो हालत तो सबकी टाइट है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे बात करो तो आई एम नॉट, काफी रेगुलाइज मार्केट है नो, बहुत कुछ मार्केट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होता है, और नो यानी फ्री पावर नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से नो, अवॉइड दिस। क्योंकि क्यों ऐसे स्टॉक में जाना है जहाँ प्राइस डिस्कवरी आप खुद नहीं ले सकते। तो मेरे हिसाब से नो, यहाँ भी आई थिंक यू कैन अवॉइड इफ यू वांट। और इस तरह से आप सोच सकते हो। अगेन डू योर ओन रिसर्च। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोहित, थर्मेक्स थर्मेक्स कंपनी तो अच्छी है ओवरऑल, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वही है कि काफी हद तक ये सब स्टॉक भाग चुके थे। अभी वो 44% डाउन है। पी रेशो अभी कुछ ठीक ठाक आ रहा है, क्योंकि ओवर दैट, अगर आप कोई भी, अगर हम लोग बात करें ना, कोई भी एनर्जी एनवायरमेंट और बेसिकली केमिकल सेक्टर में ये जो योगदान दे रही है, कि इन सब में प्रॉब्लम यही होता है कि कैपिटल गुड्स और उस रिलेटेड कंपनीज होती है ना, जब रैली आती है सब भागते हैं, लेकिन वापस थम जाते हैं। लेकिन थर्मेक्स, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप थोड़ा, अगर आप वेट करो, तो थिंग्स विल बी मच मच बेटर। बाकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ वो सब ठीक है आई थिंक। लेकिन जिस तरह से मार्केट है, एक डेड बाउंस बैक आया था नीचे से। लेकिन आप थोड़ा वेट कर लो। यस, एट लोअर लेवल्स में यू कैन थिंक ऑफ एक्यूमुलेटिंग। सो दिस इज माय ओपिनियन, प्लीज डू योर ओन रिसर्च। Then 1 minute. Daniel Do Rorpe 5604. Very good, Sajid. Please make a video on precision equipment. Precision. Okay, precision मैं ले लेता हूँ। 1 minute. Just a minute. वेल, प्रिसीजन कौन सा बोला आपने? प्रिसीजन इक्विपमेंट्स बोला ना, या इलेक्ट्रॉनिक्स बोला था? होपफुली आपने इलेक्ट्रॉनिक्स बोला था। ओके। तो प्रिसीजन इक्विपमेंट्स तो नहीं है, नहीं मिला मुझे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो ओवरऑल ये कंपनी मुझे ठीक ही लग रही है, लेकिन वही है कि बहुत गिर गई है कंपनी। और लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ और वो सब ठीक है। लेकिन लॉस मेकिंग है यार, थोड़ा वेट कर लो यार इसको जरा। इस पे जल्दी मत करो लेने की अभी, क्योंकि क्या है कि ये वापस लॉस मेकिंग है। अगर मैं सभी रेशियोज देखो तो रेशियोज भी इतने कुछ खास नहीं दिख रहे मुझे। ROE 10 है, ROC 9 है। तो नो, ओवरऑल आई थिंक वन शुड वेट। इतनी हरी मत करो। कौन है ये? अ, नाम भूल गया यहाँ। हाँ, दयानंद, आप प्लीज थोड़ा वेट कर लो, इतनी जल्दी मत करो। और थोड़ा रेक जाओ, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से और नीचे जा सकता है। ठीक है। SKM9 RO सर, ऐसे में पेटी शेयर डिस्काउंट करते हो? पता नहीं चल रहा है आपका क्या बोलना चाहते हो। देन मैट्रिक
पास 576 आंसर, अदानी पावर पे एक वीडियो बनाओ। अदानी पावर यार ऑनेस्टली बहुत ही सस्ता स्टॉक है, अगर आप देखोगे कंपैरेटिवली तो। मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़े टाइम पे बना दूंगा, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है इस पे। लेकिन अगर कंपैरेटिवली अगर आप टाटा पावर और इन सब के सामने देखोगे ना, तो आपको सस्ता भी मिल रहा है। इसका पी रेशो 14 है, एंड आर ओ सी सब कुछ अच्छा है ओवरऑल। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखो तो भी ठीक है। लेकिन वही है कि जो ये जो ब्राइबरी का केस हुआ उसके वजह से ना वहाँ अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। सो वी हैव टू वेट फॉर द थिंग्स टू चेंज। सेंटिमेंट अभी वीक है इसका, और इसके वजह से एक गिर ही रहा है। करेक्ट। तो बट ठीक ठाक ही स्टॉक है, इतना खराब स्टॉक नहीं है। इसने परफॉर्मेंस भी दिया है, अगर डीजल के वाइट एंड ऑल उस तरह से बात करो। लेकिन वही है ना कि बिकॉज ये सुर्खियों में, बिकॉज ये सब प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इस कंपनी के, इसलिए ये थोड़ा चलेगा जब तक वो ब्राइबरी के जो अदानी ग्रीन पे, तो और अदानी ग्रीन, अदानी पावर और वो सब अदानी एनर्जीज, ये तीनों है ना बेसिकली जॉइंट ही है, एक तरह से कहते हैं, एक दूसरे को ही हेल्प करते हैं, तो इसलिए इसको प्रॉब्लम है। थोड़ा वेट कर लो। बट यस, अच्छे लेवल पे है अभी, ये तो मैं बोल सकता हूँ। देन दूसरी नागेश्वर, आईजीएल, टाटा स्टील, निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटेजी है। इन निफ्टी 20 आई थिंक दूसरी नगेश नो, आप यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि ये एक ऐसी निफ्टी 20 ओवरऑल देखोगे ना तो काफी गिर चुका है और गिरेगा भी तो। लेकिन आपको वो एसआईपी मोड में आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ये ऐसी कभी ना कभी तो रिकवरी आएगी, लेकिन पेशेंस हो तो प्लीज निफ्टी 20 में आप एवरेज कर सकते हो। टाटा स्टील, आईजीएल, आई एम नॉट टू मच ऑनेस्टली। इंद्रप्रस्थ गैस एंड नो, टाटा स्टील नहीं, उसमें मैं इतना बुलिश नहीं हूँ। निफ्टी 20 के लिए ओके है। पर प्लस प्लीज प्लीज अपना रिसर्च कर लेना, सॉरी मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, लेकिन यस आई एम ओके विद द निफ्टी 20 आउट ऑफ दिस। ओके। देन दूसरा क्वेश्चन है विनोद पासी का। सर व्हाट हैपेंड टू नाटको फर्मा, इट्स अ गुड स्टॉक फ्यू डेज बट फेल लाइक अ फॉलिंग नाइफ। यस, नाटको का बहुत ही प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि नाटको में सडनली उन्होंने लॉ नो बहुत ही बड़ा 85% का डिप दिखा दिया। एंड ऑनेस्टली ये स्टॉक या मैनेजमेंट से, यानी 1300 से ये डायरेक्ट 800 स्टॉक 800 पे लेवल पे आ गया ना, ऑलमोस्ट 50% गिर गया है वो। लेकिन मैनेजमेंट कमेंट इतनी सही नहीं थी, और वो बोले कि 1 साल तक शायद हम लोग नहीं कमाएंगे, बाद में वी में स्टार्ट अर्निंग, और ये सब चीजें जब होती है ना, मार्केट को वो चीज अच्छी नहीं लगती है, और वही चीज हो रही है। एंड आई एम मुझे मैं पर्सनली ये स्टॉक नो, मुझे मैंने ट्रैक किया है, तो आई एम ऑल्सो नॉट टू मच श्योर अबाउट दिस स्टॉक नाउ, द वे द मैनेजमेंट कमेंट इज दैट, सो दैट इज द पॉइंट। सो काइंडली अवॉइड माय सजेशन। देन रोबर्ट रो पाट्रो 8740, सर मारुति फिनिश हुंडई नंबर 1, अभी वो तो देखना पड़ेगा सही में क्या होता है। लेकिन हुंडई और मारुति दोनों अभी अपने लेवल से इतने गिरे नहीं है। ठीक है। इतने मार्केट गिर गया है, लेकिन मारुति अगर और हुंडई की बात करें अपने टॉप से, मारुति 9% है और हुंडई तो सिर्फ वो भी 9% है। तो हुंडई ने तो भी आईपीओ के बाद ना कंपैरेटिवली ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि फाइट तो टफ होगी आगे जाके भी, लेकिन स्लो एंड स्टेडी वाले स्टॉक्स है, अगर आप लेते हो तो ठीक ठीक बढ़ेंगे। यानी लार्ज कैप पे 13-15% आप सोचे तो ठीक है, उस तरह से आप सोच सकते हो। वो था हुंडई मार्ट उसके लिए। टीके गुप्ता, गुड एनालिसिस, थैंक यू। Pankaj Jai, sir, should I hold renewables to consider the future and green energy? They are about 50% down. पंकज जैन, मैंने ऑलरेडी एक बहुत डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, जो आप लोगों ने ऑलमोस्ट देखा ही है सबने। तो टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि रातों रात कुछ चेंज होने वाला है। और ऊपर से रिन्यूएबल सेक्टर का थोड़ा फोकस हट गया है, इंडियन गवर्नमेंट का नहीं लेकिन ग्लोबली, और खास करके ट्रम्प का फोकस हट गया है। प्लस अपना वैल्यूएशन काफी हाई चले गए थे, 200 का पी, 150 का पी, 100 का पी, अब इतने पी में तो प्रॉब्लम है ना पंकज जी।
तो ये मैंने आज लास्ट 3 वीडियो मैंने रिन्यूएबल सेक्टर के ही लिए बनाया, तो होपफुली आप देख लेना। बट यस, honestly, I think still there is a problem. No, you have to wait for the things to be changed, फिर आप सोच सकते हो इसके लिए। ओके, सो दिस इज व्हाट गाइस, यहाँ तक रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट टाइम ले लूंगा ज़रूर। और आपके क्वेश्चंस प्लीज प्लीज डाल दीजिएगा, आई ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल। ओके, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और जैसे मैंने बोला, आप ज़रूर लाइक एंड शेयर करना, प्लस कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दी है, वो जरूर क्लिक करके गिफ्ट ले लेना। ओके, चलिए तो।